हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड क्या होता है, ठीक है, डिराइव्ड क्या होता है, ये सारे के सारे डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाते नहीं याद करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंडा रहेगा। आगे बढ़े तो सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो जैसे कि बताया था मैंने आपको पहले भी, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें CHO होता है। ठीक है, CH और O मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात किया जाए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही होता है, साथ में होता है N। ठीक है, साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा N। N क्या होता है तो N बराबर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम याद कर लेंगे कि प्रोटीन में होता क्या है, तो प्रोटीन क्या रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। ये हम पढ़ लें, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अगर बात करें, प्रोटीन की बात करें, जो मेन मेन पॉइंट है पहले पॉइंट पढ़ लो। प्रोटीन जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार थे उसी प्रकार से प्रोटीन के 3 प्रकार रहेंगे। पहला वाला सरल प्रोटीन, दूसरा वाला संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा वाला व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल की बात करें इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसका इंग्लिश नाम रहेगा सिंपल। संयुग्मी जो रहेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अगला वाला जो रहेगा व्युत्पन्न की बात करें तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड। तो 3 टाइप है प्रोटीन के, सरल, संयुग्मी, उत्पन्न। प्रोटीन क्या करता है तो मैंने बताया था कि जो जिम व्यक्ति जाता है वो प्रोटीन लेता है। प्रोटीन लेने का मतलब यह है कि वो क्या करेगा, शरीर निर्माण करेगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या रहेगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए, शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ लें। सबसे पहले प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जीलियस ने, वैज्ञानिक का नाम रहेगा जे बर्जीलियस। आगे, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यौगिक है, तो हमको पता है इसमें कार्बन होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में क्या रहेगा, नाइट्रोजन आदि तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन, मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। लगभग कितना रहेगा, 15%। वहां पर कार्बोहाइड्रेट की बात करा तो हम बात करेंगे कि 1% जो शरीर रहेगा वो बनेगा कार्बोहाइड्रेट से। आगे, जल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक जिससे मिलकर मानव शरीर बना होता है उसे बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो यहां एक और चीज समझ ले कि अगर बात करें मानव शरीर की, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो यौगिक रहेगा वो रहेगा आपका जल। जल के बाद बात करें किसका नंबर आएगा, तो जल के बाद में नंबर आएगा प्रोटीन का। ठीक है, अब जल का जो फॉर्मूला रहेगा वो होता है H2O। ये जो रहेगा वो कार्बनिक पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, तो ये क्या रहेगा, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें कार्बन होता है, C होता है, H होता है, N होता है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, कार्बनिक पदार्थ। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई साहब बताइए कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा है, तो हम सीधे टिक करेंगे कि प्रोटीन जो रहेगा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है मानव शरीर में। लेकिन अगर बोले अकार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे जल। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज पढ़ लो, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं और किस किस क्रम में होते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो रहेगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्रम रहेगा। सबसे ज्यादा जो रहेगा ऑक्सीजन रहेगा, फिर रहेगा कार्बन रहेगा, फिर रहेगा हाइड्रोजन। आपने CHO याद किया था, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मैंने यहां क्या किया, थोड़ा सा लिंक बनाने के लिए ये जो ऑक्सीजन है इसको क्या कर दिया, आगे कर दिया, तो ये क्या बन गया, OCH।
ये याद करने का तरीका बहुत अच्छा तरीके से रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम अभी तो याद हो जाता है लेकिन बाद में हम इसको भूल जाते हैं। तो हमको CHO याद है, O को आगे कर दिया तो क्या बन जाएगा OCH। ये रहता है लिंक करने का तरीका। आगे इसके बाद में यहां पर पॉइंट एक और लिखा हुआ है, शुष्क भाग का 75% प्रोटीन द्वारा ही निर्मित होता है। तो अगर बोला जाए कि जिस प्रकार से हम कपड़े निचोड़ते हैं पानी निकल जाता है, उसी प्रकार से अगर मानव शरीर को पूरा निचोड़ दिया जाए तो पानी निकल जाएगा। तो शुष्क भाग ड्राई बॉडी की बात करें तो उसमें कितना परसेंटेज रहेगा, तो वो रहेगा 75%। कितना रहेगा 75। अगर बात करें मानव शरीर में नॉर्मली बात करें तो 15%, और ये रहेगा 75%। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। आगे बात करें, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो सीधी सी बात है, भोजन में इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शरीर की वृद्धि तो रुकेगी, लेकिन क्या रहेगा, मानसिक वृद्धि भी रुक जाएगी। प्रोटीन की कमी से शिशु में सूखा रोग, ये पॉइंट याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो हम बोलेंगे प्रोटीन की कमी से होता है। इसी का एक और नाम है मरासमस, और एक और नाम है क्वाशियोरकर। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं, सूखा रोग, क्वाशियोरकर, और ये रहेगा मरासमस। ये 3 रोग है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, मरासमस में होता क्या है वो देख लो। इस रोग के बच्चों की मांसपेशियां ढीली, पैर पतले व त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। डिटेल नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि क्वाशियोरकर मरासमस किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर में क्या होगा, डिटेल एक बार पढ़ लो। इस रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं, उनका वजन कम हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है, वो पेट बाहर की ओर निकल आता है। ठीक है, नोट, पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो आखिरी जो बना हुआ पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे अमीनो अम्ल, या इंग्लिश में बोल रहे एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, या फिर बोलेंगे उसको एमिनो एसिड। ठीक है, आगे प्रोटीन की संरचना की बात करें, प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसकी संरचना मानव शरीर के 20 एमिनो अम्ल के भिन्न भिन्न सहयोग से बनती है। यह अमीनो अम्ल शरीर के उचित पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यहां पर जो 20 अमीनो अम्ल है, इसमें से 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और जो 10 अमीनो अम्ल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, हम बाहर से भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, 10 हमारे शरीर में होते हैं और 10 क्या रहेगा, बाहर से हम लेते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं। प्रकृति में लगभग 500 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो एसिड मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते, हम बोलेंगे एमिनो एसिड स्टोरेज संभव नहीं है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट पहले पढ़ लो, अर्थात बहुत सारे अमीनो अम्ल की इकाइयां आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा प्रोटीन बनाती है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि बताओ प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा वसा में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वसा में रहेगा एस्टर बॉन्ड। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। प्रोटीन में रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पी को रिलेट करना पी से, और वसा में रहेगा एस्टर बॉन्ड। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा जरूरी जानकारी है वो जो पढ़ लो। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, दूध पिलाने वाली मां को लगभग 65 से 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। 45 ग्राम नॉर्मली, और दूध पिलाने वाली मां के लिए लगभग 65 से 70 ग्राम मानव शरीर में प्रोटीन का लगभग 14 से 17% होता है। प्रोटीन का परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग कितना रहेगा, 14 से 17%, मतलब लगभग बोल सकते हैं 15। उसी प्रकार से वहां पे भी हम लोगों ने देखा था 15% था। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा रहेगा, प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन की अगर पूर्ति अच्छे तरीके से हो जाएगी तो हमारा शरीर हष्टपुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 13 से 16% रहेगा। अगर प्रोटीन के अंदर बात किया जाए कि नाइट्रोजन कितना रहेगा, तो हमको बोलेंगे 13 से लेके 16%। तो आप याद कर लो, लिंक कर लो, जिस प्रकार से आपने याद किया
15% प्रोटीन होता है शरीर में, उसी प्रकार से प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन कितना रहेगा, वो भी लगभग कितना रहेगा, 15%। दोनों को लिंक कर लेना। प्रोटीन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अभी बताया मैंने आपको पहले भी। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और रहेगा डिराइव्ड रहेगा। आगे बढ़े, अब इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है एग्जाम्पल से। ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं क्या कहलाएंगे, सरल प्रोटीन कहलाएंगे। इसमें एग्जाम्पल रहेगा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, याद करना, एल्ब्यूमिन और अगला जो रहेगा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, आगे बढ़े। संयुग्मी प्रोटीन की बात करें, कॉन्जुगेटेड की बात करें, तो ऐसे प्रोटीन है जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणु से भी रहता है, संयुग्मी प्रोटीन कहलाएगा। इसमें रहेगा न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और रहेगा फास्फोप्रोटीन, न्यूक्लियो ग्लाइको फास्फो। आगे व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक अपघटन से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में रहेगा पेप्टोन और पेप्टाइड। आपको प्रकार पढ़ना है सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न। सरल में क्या आएगा, संयुग्मी में क्या आएगा, व्युत्पन्न में क्या है, याद करना है। तो याद करो यहीं पे। सरल की बात करें तो यहां पे रहेगा एल्ब्यूमिन और अगला बोलेंगे ग्लोब्यूलिन, अगला जो रहेगा ग्लोब्यूलिन रहेगा। अगला पूछा जाए कि बताओ कॉन्जुगेटेड की बात करें, संयुग्मी की बात करें, संयुग्मी, इसमें कौन सा रहेगा, तो यहां पे रहेगा न्यूक्लियो, अगला जो रहेगा ग्लाइको, अगला जो रहेगा फास्फो। तीनों को एक राइमिंग में याद करेंगे, न्यूक्लियो ग्लाइको फास्फो, न्यूक्लियो ग्लाइको फास्फो। इधर एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, ए और जी, न्यूक्लियो ग्लाइको फास्फो। आगे बात करें, व्युत्पन्न की बात करते हैं। व्युत्पन्न जो उत्पन्न होते हैं, मतलब डिराइव्ड। इसमें क्या रहेगा, यहां पे रहेगा पेप्टोन और पेप्टाइड। क्या रहेगा, पेप्टोन और पेप्टाइड, पे पेप्टोन और रहेगा पेप्टाइड। उम्मीद करता हूं याद हो गया। प्रोटीन के कार्य की बात करें तो जब भी आपको प्रोटीन का कार्य याद आए तो हमको पता होना चाहिए कि शरीर का निर्माण करता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहां पर थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है आपको कि यहां अल्फा बीटा केरोटीन, ये अलग अलग है, अल्फा अलग है, बीटा अलग है। केरोटीन और कोलेजन प्रोटीन कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं एवं मरम्मत करते हैं, इसीलिए इन्हें संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन जो संरचना करेगा वो क्या कहलाएगा, संरचनात्मक कहलाएगा, जिसमें नाम हम लोगों ने याद कर लिया, अल्फा बीटा केरेटीन, मतलब अल्फा केरेटीन और बीटा केरेटीन। और अगला वाला जो रहेगा कोलेजन प्रोटीन, ये क्या करेगा, संरचना करेगा, मतलब इनको नाम दे दिया है संरचनात्मक प्रोटीन बोल दिया। ठीक है। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में वह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करते हैं। यह एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी के रूप में शरीर की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। आपको बस इतना याद करना है कि अल्फा केरेटीन, बीटा केरेटीन, कोलेजन प्रोटीन, ये क्या रहेगा, संरचनात्मक प्रोटीन रहेगा। आगे बढ़े। सारी चीजें कभी भी अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो वहां पर सारी चीजें एक बार में याद नहीं होती है। कुछ कुछ चीजें आप लिंक करते चलो, एक बार पढ़ो कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, दूसरी बार अगर पढ़ोगे तो और चीजें मतलब ऐड होती जाएगी। जितनी बार रिवीजन करोगे कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है आपको। ठीक है। तो एक बार में अगर सोचो कि अगर पूरा याद हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एक बार पढ़ने जाओगे ना तो सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि हमेशा कुछ पेज पढ़ो, फिर थोड़ी चीज़ याद हो जाएगी। अगली बार जब रिवीजन करोगे थोड़ी और चीज़ याद हो जाएगी, तो उसको लिख लो, मतलब नोट कर लो या फिर उसको मार्क कर लो तो याद हो जाता है। अगर आप मतलब ओनली ऑनलाइन पे बेस्ड हैं तो यहाँ जितने भी नोट्स हैं, जैसे पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आप नोट कर लोगे या फिर नोट्स बना लोगे या पीडीएफ ले लोगे, इसको वापस अगर रिवीजन करोगे तो ही ये चीज़ रहेगी, अन्यथा सारी की सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है। अगला है
अंडे और रक्त में क्रमशः एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, मतलब अंडे और रक्त में क्या होता है, सरल प्रोटीन होता है। अगला, हीमोग्लोबिन एवं पेशियों में क्रमशः ग्लोबुलिन व एक्टिन व मायोसिन, ग्लोबुलिन एक्टिन व मायोसिन होता है, किसमें रहेगा, हीमोग्लोबिन और पेशियों में। तो सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन में क्या होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन में होता है ग्लोबिन, ये तो याद होगी हमको। अब याद करना है पेशियों में क्या रहेगा, पेशियों में रहेगा एक्टिन और मायोसिन, पेशियों में रहेगा एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, एमा, एक्टिन और मायोसिन किस में रहेगा, पेशियों में रहेगा, ठीक है। अनाज एवं दालों में क्रमशः ग्लूटेमिन्स और प्रोलेमिन्स रहेगा, अनाज और दाल में रहेगा ग्लूटेमिन्स प्रोलेमिन्स, ग्लूटेमिन्स प्रोलेमिन्स, बार बार याद करो। मनुष्य के बाल, नाखून एवं जानवरों के नाखून, सींग एवं खुर में अल्फा किरेटिन होगा, अभी याद किया, अल्फा किरेटिन एक प्रकार का संरचनात्मक प्रोटीन है जो क्या करेगा, मनुष्य के नाखून, बाल की बात करें, जानवरों के सींग की बात करें, उसमें होता है। मकड़ी के जाले में क्या रहेगा, बीटा किरेटिन प्रोटीन होता है, मतलब लाल ग्रंथि की बात करें तो वहां से स्त्रावित होता है जिसका नाम है बीटा किरेटिन, ठीक है। एक बार फिर से याद कर लें, आपको याद करना है कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन सरल प्रोटीन किसमें होता है, तो हम बोलेंगे अंडे और रक्त में होगा। अगला पूछा ग्लोबिन किसमें होगा, तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन में जाएगा। एक्टिन और मायोसिन, ए मां, तो ए मां किसमें रहेगा, पेशी में रहेगा, ठीक है। अगला, अनाज और दाल में क्या रहेगा, अनाज में दाल में रहेगा ग्लूटेमिन्स प्रोलेमिन्स, ग्लूटेमिन्स प्रोलेमिन्स। अगला, अल्फा किरेटिन, अब इसको याद करने का तरीका देख लो, यहां पे शुरू से आपको याद करना है, एक है अल्फा किरेटिन, एक है बीटा किरेटिन, इसको याद कर लिया तो पूरा याद हो जाएगा, अल्फा किरेटिन और बीटा किरेटिन। अल्फा किरेटिन क्या करेगा, अल्फा किरेटिन किसमें रहेगा, मनुष्य के सींग, सॉरी मनुष्य के बाल, जानवरों के सींग, मनुष्य के नाखून, इसमें जो रहेगा जानवरों के जो खूर रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा अल्फा किरेटिन। बीटा किरेटिन किसमें रहेगा, तो हम बोलेंगे मकड़ी के जाले में रहेगा। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला संरचनात्मक प्रोटीन की बात करें तो अल्फा किरेटिन, बीटा किरेटिन और कोलेजन प्रोटीन रहेगा। एक्टिन और मायोसिन की बात करें तो पेशी में रहेगा। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन किस में रहेगा, तो हम बोलेंगे अंडे और रक्त में रहेगा। अनाज और दाल में क्या रहेगा, ग्लूटेमिन्स प्रोलेमिन्स रहेगा। अल्फा किरेटिन इधर रहेगा और बीटा किरेटिन जो रहेगा मकड़ी के जाले में रहेगा। उम्मीद करता हूं आपने लिंक कर लिया होगा, ठीक है। लिंक करोगे तो ही चीजें याद रहेगी। आगे, अब इसमें याद करना है आपको, मक्का में रहेगा जिन प्रोटीन, मक्का में क्या रहेगा, जिन प्रोटीन। इसको मैं रफ कर लूं पहले से, मक्का में रहेगा जिन, तो आपने याद कर लिया भाई साहब, मक्का में क्या है, मक्का में जिन है। मक्का में क्या रहेगा, जिन प्रोटीन रहेगा। कपास में रहेगा गोसिपिन प्रोटीन, कपास में क्या रहेगा, गोसिपिन प्रोटीन। अस्थि उपास्थि में रहेगा कोलेजन प्रोटीन, एक प्रकार का सरल प्रोटीन रहेगा, संरचनात्मक रहेगा। दूध का सफेद रंग रहेगा केसिन प्रोटीन। दूध का पीला रंग रहेगा केरेटिन प्रोटीन। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक बार इसको भी याद करना है आपको। मक्का आपने याद कर लिया, मक्का में क्या रहेगा, मक्का में जिन रहेगा। आगे, और जिन को आपने रिलेट किया जिन मामू, मार्गन और मूलर, जिनका विस्तृत अध्ययन किया था मामू ने, मामू मतलब मार्गन और मूलर ने किया था, ठीक है। कपास, कपास में आएगा गॉसिपिन। अब गॉसिपिन को मैंने थोड़ा सा लिंक कर दिया गॉसिप से, गॉसिपिन को रिलेट किससे किया, गॉसिप से। गॉसिप मतलब फालतू की अर्थ व्यर्थ जो भी बातें करना गॉसिप कहलाती है। तो हम लोगों ने याद कर लिया कपास से। तो मैंने थोड़ा सा लिंक कर लिया कि मान लो हमारे गांव की बात करें तो गांव में जो महिलाएं रहेगी वो कपास बीनने जाती है, ठीक है। वो कपास बीनने जाएगी तो क्या करेगी, वो गॉसिप करेगी, ठीक है। तो कपास में क्या जाएगा, गॉसिपिन। दूध का सफेद रंग केसिन, केस मतलब बाल, सफेद रंग काला नहीं सफेद रंग। अगला वाला, दूध का पीला रंग कीरेटिन प्रोटीन, क्या रहेगा, केरेटिन प्रोटीन, जिसको बोलते हैं विटामिन B2, सॉरी दूध का पीला रंग केरेटिन प्रोटीन। और साथ में जो रहेगा दूध का पीला रंग विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन के कारण भी होता है। दो कारण होते हैं, राइबोफ्लेविन भी रहेगा और साथ में रहेगा आपका केरेटिन प्रोटीन भी रहेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन या प्रोटीन के कारण, ये थोड़ा सा पॉइंट अलग से आ गया। आगे, तो ये उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा, एक बार आप रिवीजन कर लेना। प्रोटीन के स्रोत की बात करें, प्रोटीन कहां कहां होता है, तो यहां पर है सोयाबीन में 42% प्रोटीन रहेगा।
प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मूंगफली में 26% रहेगा, वसा 49% रहेगा। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर आपको सबका सब याद करना है। जैसे आपने याद किया सोयाबीन में 42% है, अगला है मूंगफली में, फिर अगला मछली में याद करना है आपको, फिर अगला अंडे में याद करना है। ठीक है, तो इसको याद कर लो जल्दी से। सबसे पहले सोयाबीन में कितना रहेगा, सोयाबीन में रहेगा 42%, सोयाबीन में 42% रहेगा। मूंगफली में 26% रहेगा। मूंगफली का आधा जो रहेगा वो रहेगा अंडे में रहेगा 13%, अंडे में 13% रहेगा। 13 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मूंगफली में मछली में रहेगा 16%। 42% सोयाबीन में रहेगा। 42 के बाद में आए मूंगफली पे 26% रहेगा। मूंगफली का आधा जो रहेगा वो रहेगा अंडे में रहेगा, लगभग रहेगा 13% रहेगा। वो 13 से थोड़ा सा आगे बढ़े तो रहेगा मछली में रहेगा 16% रहेगा। आगे यहाँ 42 है तो यहाँ पे आएगा 52% आएगा, ये रहेगा मशरूम में। और इधर रहेगा 70% रहेगा, ये रहेगा क्लोरेला में। ये आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, एक बार फिर से याद करवा दूं मैं आपको। सबसे अधिक मात्रा में रहेगा क्लोरेला, एक प्रकार का शैवाल होता है, एक प्रकार का शैवाल रहेगा, एल्गी रहेगा। अंतरिक्ष में जो यात्री मतलब अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक रहेगा वो स्पेस में अगर जाएंगे तो वहां पर भोजन के लिए वो सबसे उचित मानते हैं क्लोरेला को, क्योंकि क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला में एक ऐसी विशेषता होती है वो पानी में भी ऊँग आता है। ठीक है, पानी भी रहेगा तो पानी में भी ऊँग आएगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि वहां पर क्लोरेला में परसेंटेज ऑफ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में होता है, लगभग कितना रहेगा 70%। इसलिए अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो वो किसका यूज करेंगे, 70% क्लोरेला का यूज करेंगे। ठीक है, मशरूम और सोयाबीन आपने याद किया, सोयाबीन में 42% है तो मशरूम में रहेगा थोड़ा सा ज्यादा 52% रहेगा। फिर याद किया मूंगफली और अंडे, मूंगफली में 26 है तो अंडे में रहेगा 13% रहेगा, और मछली में रहेगा 16%। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। आगे यहां पर लिखा हुआ है 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आपने 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खा ली तो 1 लीटर दूध के बराबर आपके शरीर में प्रोटीन पहुंच जाएगा। बचपन में अगर मैं बराबर बताता हूं, पहले भी बताया था मैंने इस बारे में कि बचपन की बात करें तो बचपन में क्या होता था, इस जेब में रखी थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी सी इस जेब में रखी, कभी कभी हुआ तो यहाँ पे भी रख ली। ठीक है, दिन भर घूम रहे हैं बच्चों, मतलब बच्चे सारे के सारे घूम रहे हैं और मूंगफली का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता था कि उसमें प्रोटीन भी होता है। लेकिन अगर हम अभी चीज़ें खाते हैं तो हमको पता है कि कौन सा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो बचपन की यादें जो रहेगा वो ताज़ा हो जाती है कि हाँ कि हम भी मतलब 1 लीटर दूध इधर 1 लीटर दूध इधर ले लेके घूमते थे। ठीक है, आगे बात करें, थोड़ा सा लिंक करवाने के लिए आपको याद करवा दिया कि लगभग 100 ग्राम में 1 लीटर दूध के बराबर रहेगा। आगे बात करें एमिनो अम्ल की बात करें तो यहां पर आप रिलेट कर लो सीधे से कि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का आखिरी जो पदार्थ रहेगा वो रहेगा अमीनो अम्ल रहेगा, अमीनो एसिड रहेगा। इस प्रकार से फैट की बात करें तो फैट में क्या रहेगा, फैटी एसिड रहेगा। आखिरी जो पदार्थ बनेगा वो रहेगा फैटी एसिड रहेगा, वसी अम्ल रहेगा। या फिर बोल सकते हैं अमीनो अम्ल क्या है, तो अमीनो अम्ल जो रहेगा वो रहेगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो एसिड निकलेगा। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों से सुरक्षा कर शारीरिक सतर्कता एवं ऊर्जा बढ़ाने में आवश्यक होता है। तो यहां पर याद कर लो, बुढ़ापे में बुढ़ापे को रिलेट करना टायरोसिन से, टायरोसिन मतलब टायर से रिलेट करना इसको। आगे बात करें, सभी एंजाइम में कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन व थायरोक्सिन प्रोटीन होते हैं। सारे के सारे जो एंजाइम रहेंगे वो प्रोटीन रहेंगे, लेकिन कुछ मात्रा में जो हार्मोन है जैसे कि इंसुलिन की बात करें या थायरोक्सिन की बात करें तो ये एक प्रकार के क्या रहेगा, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है,
आगे प्रोटीन अणु की बात करें तो यहां पर सर्वप्रथम इंसुलिन हार्मोन की संरचना का पता लगाया फ्रेडरिक सेगर ने। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो जो पता लगाया वो रहेगा फ्रेडरिक सेगर। ग्लाइसिन सबसे सरलतम अमीनो अम्ल रहेगा, ये भी पॉइंट पढ़ लेना आप लोग। आगे बात करें, थोड़े से पॉइंट और हैं। ग्लाइसिन से पोरफाइटिन वलय बनते हैं जो हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल के अणुओं की रचना में भाग लेते हैं। एलेनिन अमीनो अम्ल विटामिन B3, ट्रिप्टोफोन अमीनो अम्ल विटामिन B5 से बनता है। एलेनिन B3 से बनेगा और ट्रिप्टोफोन बनेगा B5 से बनेगा। टायरोसिन अमीनो अम्ल थायरोक्सिन इपेनेफ्रिन हार्मोन को उत्पन्न करता है, रिलीज करता है। टायरोसिन की बात करें, वो क्या उत्पन्न करेगा? एक करेगा थायरोक्सिन और अगला करेगा इपेनेफ्रिन। अगर ये हमारे शरीर में रिलीज नहीं होंगे तो व्यक्ति स्वयं को दुखी महसूस होगा, मतलब दुखी महसूस करेगा। तो आप रिलेट करना, जब भी अगर आपको थोड़ा सा दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, तो यहां पर क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे थायरोक्सिन और इपेनेफ्रिन हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये रिलीज होता तो हम दुखी महसूस नहीं करते। डन। तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज प्रोटीन पढ़ लिया। प्रोटीन की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी होगा, लगभग 15% होगा। बॉडी में भी बात करें या प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की बात करें तो वो भी लगभग इतना ही होता है। सरल संयुग्म में व्युत्पन्न की बात करें तो सरल, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड। सरल में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन 2 रहेंगे। अगला वाला बात करें कि व्युत्पन्न संयुग्म की बात करें तो वहां पर रहेगा न्यूक्लियो, ग्लाइको, फास्फो रहेगा। आगे बात करें, अगर बात करें व्युत्पन्न की बात करें तो उसमें रहेगा पे और पे मतलब पेप्टॉन और पेप्टाइड रहेगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे 70%, 52%, 42%, 26%, 13 इधर आएगा आधा, फिर 16 की बात करें तो ये हम लोगों ने पूरा याद कर लिया, पूरा पॉइंट टू पॉइंट। क्लोरेला की बात करें तो ये अंतरिक्ष यात्री का भोजन इसको बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दूसरे जो दोस्त हैं जिनको साइंस पढ़ना है उनको शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।